पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी कि उभयचर। उभयचर में पैतृक रक्षण। जैसे कि आप ये बैकग्राउंड डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये मान लीजिए कोई एक फ्रॉग है। ये मेल भी हो सकता है या कोई फीमेल भी हो सकती है। ठीक, तो मेल या फीमेल यानी कि पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि माता पिता के द्वारा उनके अंडों को या उनके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना। और कब तक प्रोटेक्ट करना? जब तक कि वो बच्चे स्वयं जीवन जीने लायक ना हो जाएं, इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाएं, तब तक की प्रोसेस जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है पेरेंटल केयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये डेफिनेशन क्या कहता है हम लोगों का। डेफिनेशन को देखने से पहले उनका एक प्रोसेस देख लीजिए। मान लीजिए कि ये मेल फ्रॉग है, ये मेल है और ये फीमेल फ्रॉग है। ठीक, तो मेल के द्वारा स्पर्म रिलीज किया जाता है ब्रीडिंग सीजन में, फीमेल के द्वारा ओवम। तो सबसे पहले जब ओवम रिलीज किया जाएगा, उसके बाद स्पर्म रिलीज किया जाएगा मेल के द्वारा, ये बाहर में फर्टिलाइजेशन होगा। अधिकतर केस में क्या होता है कि फ्रॉग के केस में, एम्फीबिया के केस में बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, बहुत रेयर केस है कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो। कुछ फ्रॉग में मिलेगा, कुछ एम्फीबिया में मिलेगा, हम उस पर भी बात करेंगे। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? जैगोट बन जाएगा। इस जैगोट को मैं क्या बोलता हूँ? फर्टिलाइज्ड एग। अब इस फर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा? डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मॉरूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज आएगा, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा उसके अंदर। एम्ब्रियो तैयार होने के बाद क्या होता है? इस एग का बाहरी कवर टूटता है, जिसको हैचिंग कहते हैं। उसके बाद वहां से जो ऑर्गेनिज्म निकलता है उसको हम कहते हैं लार्वा। क्योंकि वो लार्वा ये अपने पेरेंट जैसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अपने माता पिता जैसे दिखाई नहीं देता, अलग दिखता है। फिर ये लार्वा धीरे धीरे इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट करवाता है और इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन लेकर के धीरे धीरे शरीर में बदलाव लाता है। और फिर कुछ दिन बाद वो अपने माता पिता के जैसे दिखाई देता है, जिसको आप एडल्ट या वयस्क कहते हो। ठीक, तो बीच में जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है कहने पर कि जब लार्वा के शरीर में, बॉडी के मार्फोलॉजी में अंतर आ जाता है, बदलाव हो जाता है, तो वह वयस्क जैसे दिखने लगता है, अपने माता पिता जैसे दिखने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब कायांतरण। कायांतरण मतलब शरीर के बाहरी काया में अंतर आ जाना, बदलाव आ जाना ही क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। ठीक है, तो अब ये जो बच्चा बन गया आखिरी में अपने पेरेंट जैसे दिखाई दे रहा है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। अब ये अपने माता पिता के सहारे जीवन व्यतीत नहीं करेगा, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो माता पिता के द्वारा इनमें से कौन से स्टेजेस तक सुरक्षा दिया जाएगा बोलने पर? जैसे इस पेरेंट के द्वारा हो या इस पेरेंट के द्वारा हो, कहां तक सुरक्षा दिया जाएगा? तो जहां तक इनको केयर किया जाएगा वहां तक को हमने बाउंड्री में उसको घेर के रख दिया है। तो कहां से कहां तक? फर्टिलाइज एग से लेकर के लार्वा तक, लार्वा के उस स्टेज तक, या बोलूं उसके बच्चे के उस स्टेज तक कि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक सुरक्षा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है पेरेंटल केयर। ठीक, इसमें क्या होता है? ध्यान से देखिए, माता पिता जब अपने बच्चों को सुरक्षा दे रहे होते हैं तो वो दो चीजों से कंप्रोमाइज कर लिए होते हैं। कंप्रोमाइज कहने का मतलब है कि उनके जीवन में दो चीजें तब तक नहीं होती हैं। सबसे पहला चीज कि वो अपना दूसरा प्रजनन नहीं करते हैं। जब तक इतने को, फर्टिलाइज एग या लार्वा को जब तक सुरक्षा दे रहे हैं, तब तक
वो कीमत चुकाते हैं। और कीमत के रूप में क्या है, यहाँ पर पेरेंटल केयर के लिए कॉस्ट क्या है, पेरेंटल केयर के लिए जो कॉस्ट चुकाएंगे वो कॉस्ट क्या है बोलने पर कि नेक्स्ट रिप्रोडक्शन स्टॉप रहता है, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन स्टॉप। कि जो पेरेंट, चाहे माता हो या पिता हो, जो अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहा है, जब तक सुरक्षा कर रहा होता है तब तक वो अगला प्रजनन नहीं करता है। और दूसरा चीज ये कि ये जान को हथेली पे लेके चल रहे होते हैं। कहने का मतलब कि जब अपने अंडों या अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे होते हैं तो कोई भी मुसीबत आता है, कोई भी दुश्मन आते हैं, कोई भी प्रेडेटर आते हैं, तो ये माता पिता अपने आप को आगे कर लेते हैं ताकि उनके बच्चे की जीवन बच जाए। इसका मतलब ये पूरे अपने सर्वाइवल की जो चांसेस है उसको हमेशा खतरे में लेके चल रहे होते हैं। तो सर्वाइबिलिटी इनकी रिड्यूस रहती है। रिड्यूस मतलब कम रहती है, क्या पता कब कौन सा दुश्मन अटैक कर दे तो इनके माता पिता की जान चली जाए। ठीक है, ये छोड़ के नहीं भागेंगे, अंडों को बच्चों को छोड़ के नहीं भागते हैं, भले इनकी जान चली जाए लेकिन उनकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी सर्वाइबिलिटी क्या होती है, कम रहती है उस समय, ताकि उनके बच्चे जीवित रह पाए। तो ये उनकी कॉस्ट है। तो फिर बेनिफिट क्या होगा, बच्चे को फायदा क्या होगा, ये पेरेंटल केयर में जो कॉस्ट लगता है ये पेरेंट के द्वारा चुकाया जाता है, बाय पेरेंट्स। जबकि बेनिफिट में किसको मिलेगा, बेनिफिट बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। बच्चों में क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। भाई माता पिता सुरक्षा करने के लिए है तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा। दूसरा चीज क्या होगा कि उसकी फिटनेस बढ़ेगी, सर्वाइबिलिटी की रेट बढ़ जाएगी, बच्चे के जिंदा रहने की चांसेस बढ़ जाएगी, सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट होगा, सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो पूरा पेरेंटल केयर का प्रोसेस कॉस्ट बेनिफिट के सिस्टम पे चलता है। माता पिता को कॉस्ट यानी कि कीमत चुकानी होती है और उसका फायदा बच्चों को मिलता है कि बच्चे डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं और उनकी जिंदा रहने की चांसेस बढ़ जाती है। ये होता है पेरेंटल केयर। देख लीजिए डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा कि पेरेंटल केयर इन्वॉल्व ट्रेट एक्सप्रेस्ड बाय पेरेंट, कि ये वह व्यवहार है जो पेरेंट्स के द्वारा यानी कि माता पिता के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दैट आर डायरेक्टेड टूवर्ड देयर ऑफस्प्रिंग या फिर एग। ये सीधा अपने बच्चों को या अपने अंडों को सुरक्षा करने के लिए इस प्रकार का बिहेवियर दर्शाते हैं। एंड दैट इनहांसेस द ऑफस्प्रिंग फिटनेस, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल। इसकी वजह से बच्चों के ग्रोथ और जिंदा रहने की चांसेस बढ़ जाती हैं। दिस ट्रेट ऑफन इंक्योर ए कॉस्ट टू द पेरेंट्स ऑन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। इसकी वजह से ये जो पेरेंट्स हैं ये स्वयं की सर्वाइबिलिटी और रिप्रोडक्शन को कम कर देते हैं और इस प्रकार की कीमत चुका करके अपने बच्चों को, वर्तमान में उपस्थित बच्चों की जान को बचाते हैं। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग कि लुकिंग आफ्टर द एग्स और द यंग अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट टू डिफेंड फ्रॉम प्रेडेटर्स इज नोन एज पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर क्या है बोलने पर कि अंडे या अंडे से निकलने वाले बच्चे जब अपने आप को सुरक्षा करने लायक ना हो जाएं, जब अपने आप में आत्मनिर्भर ना हो जाएं, तब तक के लिए माता पिता के द्वारा इन बच्चों के ऊपर केयर करने वाला जो व्यवहार दर्शाया जाता है उसे पेरेंटल केयर या पैतृक रक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर पेरेंटल केयर की बात करें तो दो प्रकार के पेरेंटल केयर हमको एम्फीबिया में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर और दूसरा होगा डायरेक्ट पेरेंटल केयर। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि माता पिता स्वयं हमेशा नहीं रहते बच्चे के पास या अंडे के पास, वो उन अंडों के लिए व्यवस्था करके, सुरक्षित रख करके वो चले जाते हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। तो प्रोटेक्शन बाय द नेस्ट, घोंसला बना करके चले जाएंगे, या नर्सरीज या शेल्टर्स या छोटे छोटे जगह बना करके उन अंडों के लिए व्यवस्था करके माता पिता वहां से गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार का पेरेंटल केयर इनडायरेक्ट कहलाता है, क्योंकि माता पिता वर्तमान में नहीं है,
हमेशा के लिए नहीं है वहां पर, बस व्यवस्था करके चले गए। ठीक, जिस प्रकार से आप यदि कहीं पर पढ़ने के लिए जाते हैं और कमरे किराए लेके पढ़ते हैं, तो माता पिता आके सब व्यवस्था करके चले जाते हैं घर, आप रह जाते हो वहां पर, तो आपका इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर हो रहा है। यदि आपके साथ माता पिता भी रहकर आपको वहां पर पढ़ाते तो डायरेक्ट पेरेंटल केयर हो जाता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो रहा है देखिए, तो कि डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, पेरेंट के द्वारा डायरेक्ट उनके मौजूदगी में होगा, माता पिता वहीं मौजूद रहेंगे और उसका केयर करेंगे, तो वो डायरेक्ट पेरेंटल केयर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर की बात कर लेते हैं। इसमें सिलेक्शन ऑफ साइट्स, अगला डिफेंडिंग एग्स या टेरिटरीज, अगला डायरेक्ट डेवलपमेंट, अगला फोम नेस्ट, अगला मड नेस्ट, अगला ट्री नेस्ट, अगला जिलेटिनस बैग। पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट पेरेंटल केयर की बात करेंगे। ये इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर मतलब माता पिता हमेशा मौजूद नहीं होंगे, बल्कि व्यवस्था करके चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक में ये है कि बच्चों, कि आपको हर प्रकार के पेरेंटल केयर के लिए स्पेशल कम से कम एक एग्जाम्पल तो याद रखना है, क्योंकि लिखते समय एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करने वाले ये चेक करते हैं कि बेटा ये बच्चा जो एग्जाम्पल लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि हर प्रकार की स्पीसीज हर प्रकार का पेरेंटल केयर शो नहीं करता है। स्पेशल प्रकार की स्पीसीज स्पेशल प्रकार के पेरेंटल केयर को ही शो करता है, उसी को आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट्स। यहां पर देख लीजिए कि हमारे पास जो एम्फीबिया के कुछ स्पीसीज हैं, जैसे ग्लाइडिंग फ्रॉग या फ्लाइंग फ्रॉग, नाम क्या है, रेकोफोरस। दूसरा क्या देखिए तो लीफ फ्रॉग या मंकी फ्रॉग, नाम क्या है, फाइलोमेडुसा। अगला क्या है, ट्री टोड्स या टोरेंट फ्रॉग, हाइलोडेस। ये तीनों फ्रॉग में जो फीमेल होती है ना, ये अपने फर्टिलाइज अंडों को किसी जगह पे चिपका करके चली जाती हैं। और किस जगह पे चिपका के चली जाती हैं, तो पहला डायग्राम में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये नीचे तालाब था, ऊपर में कुछ पीपल के पत्ते जैसे दिखाई दे रहे हैं, ओवर हैंजिंग लटक रहे हैं ऊपर से। तो इसमें से मान लीजिए सबसे पहला एग्जांपल मान लेते हैं रेकोफोरस। इसकी फीमेल आएगी और अपने फर्टिलाइज्ड अंडों को इन पीपल के पत्तों में चिपका देगी। देख लीजिए भाई, ये देखिए, ये चिपका दी और उसके ऊपर में एक चिपचिपा पदार्थ लगा करके ना वो वहां से चली जाती है। ये जूम कर रहा हूं, देखिए आप, ये पीपल के पत्ते में चिपका दी और इसको चारों तरफ से एक चिपचिपे पदार्थ से, स्टिकी फ्लूइड से इसको लटका करके चली गई, भाग गई वहां से। ये डायग्राम देखिए, ये फीमेल आई, पत्ते पे अंडे दी, अंडे को चिपका दी, वहां से चली गई। कुछ समय बाद जब सही टेम्परेचर, सही प्रेशर, मिनरल, जब सब कुछ इन्वायरमेंट सही रहा, तो अंडे के अंदर जब लार्वा डेवलप हो रहा था, जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, अंडे के बाहरी कवर जब फटेंगे यानी कि हैचिंग होगा, तो बच्चे वहां से निकलेंगे। ये देखिए, तो अंडे के अंदर जो लार्वा डेवलप हो रहे थे, देखो कितना जबरदस्त दिख रहे हैं, देखो है ना, ये लार्वा डेवलप हो रहे हैं। ठीक, अब जब ये अंडे के बाहरी कवर को फोड़ करके लार्वा बाहर निकलेंगे, तो मुझे पता है कहां गिरेंगे, सीधे पानी में गिरेंगे, नीचे पानी था। तो माता जी इस प्रकार की व्यवस्था करके चली गई है कि मेरे बच्चे यदि यहां से निकलेंगे, मेरे लार्वा निकलेंगे, तो सीधे पानी में गिरेंगे, सीधा उनको उनका हैबिटेट मिल जाएगा, उनका जगह मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गए। अब कुछ इसमें से क्या करते हैं कि अपने फर्टिलाइज्ड अंडों को वो किसी नदी या तालाब के किनारे जो जमीन होती है, पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, वहां पर किसी गड्ढे में जाकर के अपने अंडों को चिपका देते हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे यहां पर ये अंडे को यहां पर चिपका दिए, कैविटी बना करके थोड़ा सा, भाई इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा खोद देते हैं, अगर मिट्टी है ना, थोड़ा गड्ढा कर देते हैं और उसको वहां पर चिपका देते हैं। कैसे चिपकाएंगे, फीमेल अपनी क्लोएका से लिक्विड निकालेगी, उस लिक्विड को लेकर के यहां पर इस दीवारों पर या मिट्टी के गड्ढे पर साइड में ऐसे करके चिपका देंगे। देखिए ध्यान से, ये ठीक। और जब क्या होगा यहां पर,
जब सही समय आएगा, अंडे में हैचिंग होगी, लार्वा निकलेंगे तो सीधा पानी में गिरेंगे, सीधा पानी में गिरेंगे, उनको अपना हैबिटेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सिलेक्शन ऑफ साइट्स, यहां पर इन प्रकार की प्रजातियों में जो ऊपर दिया गया है, इन प्रजातियों में ये किस साइट को सिलेक्शन करते हैं अपने अंडों को छुपाने के लिए या अंडों को रखने के लिए, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ऑन साइड ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के किनारे पर, साइड पर भी चिपका देते हैं। ये पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ साइट। अगला, हमेशा बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, और मैं कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना नोट्स बनाइए और एग्जाम्पल सहित याद करिए। अगला, डिफेंडिंग एग या टेरिटरीज, इसमें होता क्या देखिए, तो एग्जाम्पल क्या देखिए, मेंटोफ्राइन रोबस्टा, ठीक, अगला है राना क्लेमिटेंस, ये दो प्रजातियां हैं। अगर इसके मैं कॉमन नेम की बात करूं, आर्कीपिलेगो फ्रॉग्स, अगला ग्रीन फ्रॉग। ये लोग क्या करते हैं, इनकी फीमेल अंडे देती है, फर्टिलाइज्ड, सबसे पहले तो फीमेल अंडे देगी, ये अंडे देती है, मेल आएगा उसके ऊपर स्पर्म को रिलीज कर देगा, ये अंडे फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइज होने के बाद अब मेल इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा और चारों तरफ से सुरक्षा करता रहेगा। मेल बैठेगा, याद रखना, यहां पर बाई मेल, पेरेंटल केयर किसके द्वारा किया जाता है, मेल के द्वारा। देख लीजिए, ये मेंटोफ्रेन का मेल बैठा है, अंडे के ऊपर बैठा हुआ है, यहां पर ये राना का मेल बैठा है, अंडे के ऊपर बैठा है, ठीक, और अंडे को सुरक्षा दे रहा है। इस प्रकार डिफेंड करना, अपने अंडों को बचाना या अपने इस एरिया की सुरक्षा करना, डिफेंडिंग एग या टेरिटरीज पेरेंटल केयर कहलाती है। चलिए भाई, दो हो गया हम लोगों का। एग्जाम्पल याद रखना आप लोग। अगला है डायरेक्ट डेवलपमेंट। भाई यदि क्या होता है इसे देखिए, यहां पर जो हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियो में हैचिंग हुआ, तो जो बच्चा निकला उसको मैंने लार्वा कहा। क्या ये बच्चा जो पैदा हुआ था, क्या अपने पेरेंट जैसे दिखाई दे रहा था? बिल्कुल नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। तो इस प्रकार की डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये अगर लार्वा बना समझ लेना, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, यहां पर ये क्या था, पेरेंटल केयर था, ये मैं उसमें लिखना भूल गया था, आप लोग उतार लेंगे। ये तो चलिए देखिए, डायग्राम देखिए, ये एक मेल था, ये फीमेल थी, फीमेल ने अंडे दिए, मेल ने स्पर्म निकाला और स्पर्म जाकर के इसको फर्टिलाइज कर दिए, यानी कि ये फर्टिलाइज्ड एग बन गया। फर्टिलाइज्ड एग डेवलपमेंट होगा, सब मैच्योर हो जाएगा, अंडे फटेंगे, हैचिंग होगा, लार्वा निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगा, एडल्ट बन जाएगा। ठीक, अब जब यहां पर लार्वा था तो सीधी सी बात है, मेटामॉर्फोसिस होगा तब जाके एडल्ट बनेगा। इस प्रकार का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहलाएगा। लार्वा बना मतलब इनडायरेक्ट, क्यों? क्योंकि लार्वा तो पेरेंट जैसे नहीं दिख रहा है ना जी, फिर मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर पेरेंट जैसे दिखाई देगा ये जो एडल्ट बनेगा, पेरेंटल लाइक। ठीक है ना, ये हो गया। हाँ, अगला डायरेक्ट क्या होगा देखिए, चलिए, ये फीमेल थी, फीमेल ने अंडे दिए, ये मेल था, मेल ने स्पर्म रिलीज किया, अंडे को फर्टिलाइज किया, और जब अंडा में हैचिंग हुआ, मैच्योर हुआ, अंडा हैचिंग हुआ, तो हैचिंग के बाद लार्वा निकलना चाहिए था। मैं बोला यंग वंस, एक छोटा सा बच्चा निकला, बिल्कुल अपना पेरेंट की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे निकला डायरेक्ट पेरेंट की तरह दिखाई दे रहा है ना, डायरेक्टली पेरेंट की तरह लग रहा है, इसलिए उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये डेवलपमेंट होता गया और सीधा वयस्क बन गया। ठीक है ना, तो यदि लार्वा बना तो माता पिता जैसे नहीं दिखता,
फिर मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर माता पिता जैसे दिखेगा, तो उसको इनडायरेक्ट बोलते थे। यदि बच्चा पैदा हुआ और सीधा माता पिता जैसे डायरेक्ट दिखने लगा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा नहीं होंगे, इसको याद रखना। डायरेक्ट डेवलपमेंट में ये विदाउट लार्वा चलेगा। ठीक। अब भाई लार्वा और वयस्क में क्या अंतर है बताइए? लार्वा और वयस्क, लार्वा और एडल्ट। लार्वा जो होते हैं ये अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते हैं, और दूसरा सेक्सुअली इमेच्योर रहते हैं, ये अपने खुद के बच्चे नहीं पैदा कर सकते। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होता है और वयस्क बन जाते हैं, अब ये माता पिता जैसे दिखने लगते हैं और ये खुद के बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, यानी कि सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाते हैं, तब उनको वयस्क कहते हैं। तो लार्वा जो होते हैं सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं और वयस्क सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, इतना अंतर होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर देखिए हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। किसमें किसमें हो रहा है जी? रेन फ्रॉग या रॉबर फ्रॉग, जिसको हम एल्यूथेरोडेक्टाइलस के नाम से जानते हैं। अगला स्क्रीचिंग फ्रॉग या स्क्वेकर्स आर्थ्रोलेप्टिस के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास है टोरेंट फ्रॉग या ट्री टोड्स हाइलोडस के नाम से जानते हैं। अगला ट्री फ्रॉग हाइला नेबुलोसा के नाम से जानते हैं। अगला रेड बैग सेलामेंडर प्लेथोडोन के नाम से जानते हैं। और ये पांचों का नाम यहां पर लिख दिया गया है। ठीक है, एल्यूथेरोडेक्टाइलस, आर्थ्रोलेप्टिस, हाइलोडस, हाइला नेबुलोसा, प्लेथोडोन, ये सब है। सब क्या करते हैं? डायरेक्ट बच्चे को पैदा करते हैं, लार्वा नहीं बनाते। अब लार्वा बनाते तो टेंशन रहता ना कि लार्वा को भी सुरक्षा करो, क्या पता कौन दुश्मन कहां से अटैक कर दे लार्वा को, सब तरफ दुश्मन है। तो यदि ऐसा वयस्क मतलब डायरेक्ट पेरेंट जैसे बनाओगे तो मैच्योर रहेगा वो, है ना, तो उनको ज्यादा सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो लार्वा बनाते तो उसका लालन पालन सुरक्षा अलग करना पड़ता, और ऐसा वाला बनाते तो ज्यादा उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बना करके ऐसा पैदा करके माता पिता छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब उसको डायरेक्ट वयस्क जैसी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म के रूप में पैदा कर रहे हैं, और माता पिता चले गए छोड़ के, इसको इनडायरेक्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये देखिए, द एग हैच डायरेक्टली इनटू लिटिल फ्रॉग्स दस अवॉइडिंग लार्वल मोर्टेलिटी। भाई सीधा एक छोटे से मेंढक के बच्चे के रूप में जन्म दे रहे हैं, लार्वा नहीं बना रहे थे, मतलब लार्वा के मरने के चांसेस तो खत्म, लार्वा मरेगा ही नहीं। क्यों नहीं मरेगा? लार्वा बना ही नहीं तो क्यों मरेगा? ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से ये पेरेंटल केयर हो गया, लार्वा के मरने के चांसेस कम हो गए। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा लिख दूं, फिर थोड़ा सा मिट गया, बस 2 मिनट के लिए। ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ये इधर से स्पर्मा के फर्टिलाइज किए थे, फीमेल ने अंडे दिए थे, मेल का ये स्पर्मा के फर्टिलाइज किया था। ठीक है, और ये फर्टिलाइज एग था। ठीक है, तो ये कहानी था। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में हमेशा क्या होगा बोला हूं मैं? लार्वा मिलेंगे, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हमेशा लार्वा मिलेंगे, क्योंकि पैदा होते ही माता पिता जैसे नहीं दिख रहा इसलिए इनडायरेक्ट हो गया, और पैदा होते ही माता पिता जैसे दिखने लगेगा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये विदाउट लार्वा होगा, विदाउट लार्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला फोम नेस्ट किसमें हो रहा है? देखो तो, जापानीज ट्री फ्रॉग जिसको रेकोफोरस स्लेजेली के नाम से जानते हैं। अगला अमेरिकन ट्री फ्रॉग लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टेसिनस के नाम से जानते हैं। रिप्रोड्यूस नियर वाटर, भाई ये भी पानी के आसपास ही अपना प्रजनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। डायग्राम देख लीजिए आप, ये ऊपर का मेल है, नीचे वाले फीमेल है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय फीमेल
अपनी क्लोएका से झाग जैसे संरचनाएं निकालती हैं। अब बहुत सारा झाग निकलता है जिसको फोम कहते हो आप। उसके बाद अपने फर्टिलाइज्ड अंडों को इसके झाग के अंदर दे देती है और माता और पिता दोनों चले जाते हैं छोड़ के। और जब इस झाग के अंदर एग डेवलप होता है, मैच्योर होता है, वहां से छोटा सा लार्वा निकलता है, तो सीधा कहां गिरेगा? पानी में, क्योंकि पानी के आसपास ही ऐसा झाग वाला अंडे को चिपका के चले गए हैं लोग। ठीक है, देख लीजिए। रिप्रोड्यूस नियर वाटर बोला है, पानी के आसपास से प्रोडक्शन करेंगे। अगला, द फीमेल एमिट ह्यूज म्यूकस दैट सी बीट्स इनटू ए फोम विद हाइंड लेग टू लेज एग। फीमेल अपने क्लोएका से झाग निकालती है, अपने पिछले पैर के पास झाग को इकट्ठा कर देती है और वहीं पर अंडे को दे देती है। When tadpole hatch, they drop from into water। और जब इस मेंढक का लार्वा उस अंडे से फटने के बाद जब निकलता है समय आने पर, याद रखना फीमेल ने झाग निकाला और अपने फर्टिलाइज अंडों को इसके अंदर छोड़ दिया और माता पिता दोनों चले गए। इसके अंदर जो लार्वा डेवलप हो रहा था, वो लार्वा जब डेवलप हो जाता है तो अपने कवच को तोड़ करके वो जब पानी में गिरता है तो सीधा पानी में चला जाता है। मेंढक के लार्वा को किस नाम से जानते हैं? टेडपोल लार्वा के नाम से जानते हैं। टेडपोल लार्वा, इसको याद रखना है ना। लार्वा का नाम क्या है भाई? टेडपोल लार्वा। यहां भी लिख दे रहा हूं मैं। ये हो गया। अगला 5वां नंबर देखिए, मड नेस्ट। ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग, जिसको हाइला फेबर के नाम से जानते हैं। ये इसमें क्या होता है कि मेल सबसे पहले तो गड्ढा बनाता है पानी के आसपास, जहां पर होता है पानी किनारे पर गड्ढा बनाएगा और गड्ढे की लंबाई चौड़ी होगी स्पेशल, वो नाप के बनाता है बिल्कुल मिस्त्री के जैसा, है ना। इसकी चौड़ाई लगभग लगभग 30 सेंटीमीटर का होगा। कितना? 30 सेंटीमीटर। और जो गहरा होगा, ये कितना गहरा होगा? गहराई होता है लगभग लगभग 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक गहरा होता है। जब गड्ढा बना लेता है, फीमेल आती है, वहां पर अंडे देती है। ठीक, मेल आता है और स्पर्म निकालता है उसके ऊपर, ये फर्टिलाइज हो जाता है। अब इन फर्टिलाइज अंडों को ये मेल चारों तरफ से सुरक्षा कर रहा होता है। फीमेल तो चले गई, मेल सुरक्षा कर रहा होता है। कब तक करेगा? जब तक इस अंडों के हैचिंग होने के बाद नन्हे मुन्ने उनके बच्चे या उनके लार्वा न पैदा हो जाएं। ठीक, देख लीजिए। द मेल डिग्स ए लिटिल क्रेटर लाइक होल या नर्सरी, इसको नर्सरी भी कहते हैं आप लोग। ठीक, इन मड इन शेलो वाटर। शेलो वाटर मतलब जहां बहुत कम पानी होता है ना, उसके आसपास, यानी कि तालाबों के किनारे वाले जगह पर, नदियों के किनारे वाले जगह पर। ठीक है, द नेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर डायमीटर, इतना चौड़ा होता है, एंड 5 to 8 सेंटीमीटर डीप, उतना गहरा होता है। और देख लीजिए डायग्राम, देख लीजिए इसका, ये देखिए। तो ये मान लीजिए मेल है, ये फीमेल है, यहां पर भी ये इतना चौड़ा है, देखो ये 30 सेंटीमीटर, गहरा कितना है? 5 से 8 सेंटीमीटर। ये भी देखिए चौड़ा दिख रहा है 30 सेंटीमीटर, गहरा कितना है? 5 से 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से लार्वा वार्वा को छोड़ चुके हैं ये लोग, देखो इतना बड़ा था ये, और ये 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर, इसको छोड़ के जा चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार के गड्ढे को क्या बोलते हो? मड नेस्ट। ठीक है, नदियों के किनारे पे उथले पानी में बनता है, कम पानी में बनता है। अगला, ट्री नेस्ट। ट्री नेस्ट में क्या, देखिए ध्यान से, साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग, फाइलोमेडुसा या हाइपोकोन्ड्रेल्स। फाइलोमेडुसा जीनस है, हाइपोकोन्ड्रेल्स स्पीसीज है। आप लोग केवल इतना याद रखना काफी है, फाइलोमेडुसा। अगला, ट्री फ्रॉग में हाइला। हाइला की कौन सी स्पीसीज? रेजिन फिक्ट्रिस, ये स्पीसीज है। इसमें क्या होता है देखिए तो, कि फीमेल अपने फर्टिलाइज्ड अंडों को किसी पानी के आसपास मुड़े हुए पत्ती में जाकर के
डिपॉजिट करती है और अपने क्लोएका से निकालती है चिपचिपे पदार्थ और उसको चिपका देती है। और जब चिपका देती है तो पत्ते में वो चिपक जाता है। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पत्ते में ये चिपका दी है, देखो चिपचिपे पदार्थ चिपका दी है और वहां से चली जाती है। जब यहाँ पर हैचिंग होता है, बच्चा निकलता है, लार्वा निकलता है, सीधे पानी में गिरता है। ठीक, तो फीमेल लेज एग इन ए फोल्डेड लीफ नेस्ट विद मार्जिन ग्लूड टुगेदर बाय क्लोएकल सिक्रेशन। क्लोएका के द्वारा चिपचिपे पदार्थों में चिपका देती है अंडों के ऊपर में। द टेडपोल व्हेन फॉर्म्ड, जब टेडपोल बनता है, फॉल स्ट्रेट इनटू वाटर बिलो, नीचे जो पानी था, तालाब का पानी था, सीधा वहीं पर इनका ये बच्चा या लार्वा, टेडपोल लार्वा गिरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया। 7वां नंबर क्या देखिए तो जिलेटिनस बैग, किसमें हो रहा है? बायरोज फ्रॉग एंड सेटलबर्ग रेन फॉरेस्ट फ्रॉग, इन दोनों के नाम से जानते हैं। यहां पर बस एक सेकंड, थोड़ा सा ना ये और कर दे रहा हूं क्योंकि इस एक ही फ्रॉग को दोनों नाम से जानते हैं। फ्रॉग का नाम क्या है? फ्राइनिक्जेलस, ये फ्राइनिक्जेलस विरोई। और दूसरा हमारे पास है साइबेरियन सैलामेंडर, सैलामेंड्रेला किसरलिंगी, इसका नाम है। ठीक, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या करते हैं देखिए तो एग इनक्लोज इन ए ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस मेम्ब्रेन बैग बाय फीमेल एंड लेफ्ट इन माउंटेन स्ट्रीम। ये देखिए, ये जो फ्राइनिक्जेलस विरोई है, इसमें फीमेल क्या करेगी? फर्टिलाइज्ड अंडों को बाहर निकालेगी। सबसे पहले तो ये अंडे को बाहर निकाली और अपने क्लोएका से चारों तरफ केमिकल निकालेगी, चिपचिपे पदार्थ, बिल्कुल जिलेटिन की तरह, और उसको अंडों के चारों तरफ घेर के ऐसे रख देगी और किसी माउंटेन में, किसी झरने के आसपास अपने अंडों को चिपका देगी। ठीक, जब अंडे से हैचिंग होगा, लार्वा निकलेंगे तो सीधा पानी के आसपास जाएंगे। याद रखना, हर जगह पे पानी के आसपास सोर्स होगा। क्यों ऐसे सोर्स होगा भाई? क्योंकि लार्वा पानी में ही जिंदा रहते हैं, इसलिए पानी के आसपास होगा। अगला साइबेरियन सैलामेंडर, सैलामेंड्रेला किसरलिंग में क्या हो रहा है देखिए तो कि फीमेल जो है वो अपने अंडों को किसी पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट में लेके चिपका देगी फर्टिलाइज अंडों को, और वहां से छोड़ के चली जाएगी। तो जब अंडे फटेंगे तो उनके अंदर अंदर से जो टैडपोल लार्वा निकलेगा तो सीधा पानी में जाएगा। ठीक है, तो ये सैलामेंड्रेला ये है और फ्राइनिक्जेलस ये है। ठीक, इस प्रकार से हमने ये इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर पढ़ लिया। इसमें क्या क्या था देखिए, सिलेक्शन ऑफ साइट्स, अगला डिफेंडिंग एग या टेरिटरीज, अगला डायरेक्ट डेवलपमेंट, अगला फोम नेस्ट, अगला मड नेस्ट, अगला ट्री नेस्ट, अगला जिलेटिनस बैग। ठीक है, चलिए 1 मिनट सेव कर लेते हैं इसको। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट पेरेंटल केयर, जिसमें माता पिता स्वयं मौजूद रहेंगे उस पेरेंटल केयर में। तो क्या क्या देखिए तो कोइलिंग अराउंड एग, ट्रांसफरिंग टेडपोल टू वाटर, अगला एग ग्लड टू बॉडी, अगला एग इन बैक पाउचेस, अगला ऑर्गन एज ब्रूडिंग पाउच, अगला विविपेरिटी। इसमें 6 टाइप के हैं, लिख लीजिए। ये डायरेक्ट पेरेंटल केयर में सबसे पहला कोइलिंग अराउंड एग। इसमें क्या होता है देखिए तो कि कैजिलियन, जिसका साइंटिफिक नाम इक्थियोफिस है, अगला कॉन्गो ईल या कॉन्गो स्नैक बोलते हैं इसको हम, उसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है एम्फ्यूमा। ये देखिए, ये इक्थियोफिस और ये एम्फ्यूमा। इन दोनों के जो फीमेल होती हैं, फर्टिलाइज्ड एग को बॉडी के बाहर निकालने के बाद चारों तरफ से उसके कोयलिंग होकर के, कुंडली मार करके उसकी सुरक्षा करते हैं। ये फीमेल थी, देखो अंडे को बीच में रख दी, चारों तरफ से कितने प्यार से लपेटी हुई है, किसी दुश्मन की या किसी प्रीडेटर को इसके पास आने नहीं देती। उसको अपने अंडों की बहुत चिंता रहती है। कब तक ऐसे करेगी? जब तक इस अंडे से छोटे छोटे लार्वा न निकल जाए, तब तक ये चारों तरफ से कोयलिंग करके रखेगी। कहां पे होगा ये? नमी वाले एरिया में, जहां पर पानी है, किनारे पर, किसी कॉर्नर ऐसे जगह पे जहां पे
नमी मिलेगी, पानी मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे निकलेंगे उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, वो लार्वा रहेंगे। सेम ऐसे एम्फिमा भी हो रहा है, देखिए ये एम्फिमा देखिए यहाँ पर है, कोयलिंग करके अपने अंडों की सुरक्षा कर रही है। मैं जितना बोल रहा हूं यहाँ पर आप अपने कॉपी में लिखिएगा, मैं कहीं पर एक्सप्लेन करके लिखा नहीं हूं, मैं जो बोलते जा रहा हूं ध्यान से सुनिए, उसका नोट्स बनाइए। अगला हमारे पास क्या है, ट्रांसफरिंग टेडपोल टू वाटर। ध्यान से देखिए तो, गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, फाइलोबेट्स। अगला स्क्रीचिंग फ्रॉग, आर्थ्रोलेप्टिस। एक बार आर्थ्रोलेप्टिस और पढ़ चुके हम लोग, भाई आर्थ्रोलेप्टिस की अलग अलग स्पीसीज हैं, सब में अलग अलग होगा। अगला स्पेड फूड टोड, पिलोबेटस। अगला डर्ट पॉइजन फ्रॉग, डेंट्रोबेट्स, ये डेंड्रोबेटस। आप जैसे पढ़ो इसको आप, फाइलोबेट्स या फाइलोबेटस, ठीक है, पिलोबेटस, डेंड्रोबेटस, ये से पढ़िए आप। तो इसमें क्या होता है देखिए कि जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं ना, उन लार्वा को उनकी मेल भी और फीमेल भी, दोनों मेल और फीमेल दोनों अपनी पीठ पर डालते हैं, अपने लार्वा को बिठाते हैं और निकलते हैं सवारी में, चले जाते हैं सैर करने एक जगह से दूसरे जगह। समझ में आया? लार्वा को तकलीफ नहीं देते, बोलते हैं बच्चों मेरे पीठ पे बैठ जाओ, चलो घूमने चलते हैं। आप भी जब छोटे थे, आपके दादाजी या आपके पापा जी कंधे पे बिठा करके मेला दिखाने गए होंगे, बस सेम टाइप का ये हो रहा है। और ये मेल फीमेल दोनों ऐसा काम करते हैं कि अपने टेडपोल लार्वा को बैठाते हैं पीठ पर और ट्रांसफर करके दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, फाइलोबेट्स, पिलोबेट्स, डेंड्रोबेट्स, अगला है आर्थ्रोलेप्टिस, इसको याद रखिएगा। तो ट्रांसफरिंग टेडपोल टू वाटर, पानी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाला काम किसका है? उनके माता पिता का है। अगला, एग ग्लड टू बॉडी। ग्लड मतलब चिपकना, तो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है एलाइटस, जिसको मिड वाइफ टोड के नाम से जानते हैं। मिड वाइफ मतलब पूरी तरीके से नहीं, मध्यस्थ अवस्था में पत्नी की तरह रोल निभाता है, यहां पर मेल करता है इस काम को। अगला डेस्मोग्नेथस, जिसका सामान्य नाम है डस्की सलामेंडर। अगला रेकोफोरस, ग्लाइडिंग फ्रॉग या फ्लाइंग फ्रॉग। इन सब में क्या होता है देखिए तो, ये मेल मेल, पहले दोनों में तो मेल है, मेल मेल, और रेकोफोरस में फीमेल। तो मेल क्या करते हैं देखिए तो, दोनों में एलाइटस में डेस्मोग्नेथस में फीमेल जब अपने अंडे को निकालती है ना, फीमेल के द्वारा दिए गए अंडे जब फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, अब ये सोचिए फीमेल ने अंडे दिए, ये मेल इसके ऊपर अपना स्पर्म रिलीज करता है, ये फर्टिलाइज हो गया। अब इन फर्टिलाइज अंडों को फीमेल क्या करती है, ये लेती है और मेल के बैक साइड पर पिछले वाले पैर के आसपास चिपका देती है। ठीक है, क्लोएकल से जो चिपचिपा पदार्थ निकालती है फीमेल, और मेल के बॉडी के पिछले हिस्से में चिपका देती है। अब ऐसे लगता है कि ये मेल फीमेल की तरह दिख रहा है, और ये बिल्कुल वाइफ की तरह काम करता है। वाइफ जिस प्रकार से बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भाशय में अपने बच्चे को रखती है, सेम ऐसे ये मेल बच्चों को जन्म देने के लिए अपने बॉडी के पिछले हिस्से में चिपका कर रखा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डस्की, सॉरी, मिड वाइफ टोड, एक मध्यस्थ वाली पत्नी की तरह ये काम कर रहा है। ठीक, सेम ऐसे किसमें हो रहा है, डेस्मोग्नेथस में भी हो रहा है। देखिए रेकोफोरस में फीमेल क्या करती है, अपने अंडों को किसी पत्ते पर देने के बाद वो जा करके अपने पेट में उसको फिर चिपकाती है, पेट वाले रीजन पर। बाकी सब में देखिए एक चीज ध्यान रखना, एलाइटस में बॉडी के पिछले हिस्से में चिपक रहा है, डेस्मोग्नेथस में एंटीरियर पार्ट पर, शरीर के एंटीरियर पार्ट पर चिपकेगा, ये याद रखो। यहां लिख दे रहा हूं मैं, चलिए एग ग्लड
मतलब चिपकना, ऑन हाइंड लेग, पिछले पैर पर जाके चिपक रहा है, पिछले हिस्से में। यहां पर क्या हो रहा है, एग ग्लड ऑन फोर लेग, फोर लेग मतलब अग्र वाले पैर पर। ये अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, इधर पूरा सिर था डेस्मोग्नेथस का, पूरे सिर वाले और आगे का पैर था, वहां पर पूरा चिपक गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसे, अगर मैं बोलूं डेस्मोग्नेथस ऐसा था, ये डेस्मोग्नेथस था, तो अंडे ऐसे चिपके, देखो तो ये पूरा आगे वाले पैर पर चारों तरफ लपेटा हुआ है पूरा, देखो ऐसा, ठीक है। और रेकोफोरस में क्या होता है, जो फीमेल रहती है वो अंडों को पत्ती में डिपॉजिट करने के बाद अपने पेट वाले रीजन पर चिपका देती है। किधर चिपका देती है अंडों को, ऑन द बेली रीजन। एग ग्लड ऑन बेली रीजन, पेट वाले भाग पर चिपका देती है, ठीक है। तो ग्लड मतलब चिपकना होता है, तो तीनों में अलग अलग तरीके से होता है। एलाइटस में पिछले हिस्से में, डेस्मोग्नेथस में अगले हिस्से में, और रेकोफोरस में बेली रीजन पर, पेट वाले भाग पर। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं, एग इन बैक पाउचेस। बैक मतलब पीठ, अंडों को पीठ पर चिपका दिया जाता है, किसमें किसमें, बैक मतलब पीठ में कुछ पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनेंगी। जैसे देखिए तो सुरिनेम टोड, पाइपा के नाम से जानते हैं, मार्सुपियल फ्रॉग, नोटोट्रिमा के नाम से जानते हैं, बैक पैक फ्रॉग, क्रिप्टोप्रेंकस के नाम से जानते हैं। इन सब में देखिए पिछले हिस्से पर पीठ में देखिए, सबके पीठ में एक खांच जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना। यहां पर सुरिनेम टोड में, यहां पर अंडे देखिए, फर्टिलाइज अंडे यहां पर है, किसके पीठ पर है ये, मेल की फीमेल, फीमेल के। कैसे करके वहां लेती होगी भाई, फीमेल पहले तो अंडे बाहर निकालती है, मेल उसको फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करने के बाद मेल उस अंडे को उठा उठा के फीमेल के पीठ पर चिपका देता है, तो फीमेल अपने पीठ पर लेकर के घूमती रहती है उसको। मार्सुपियल फ्रॉग में फीमेल के पीठ पर देखिए तो ये अंडे चिपके हुए, देखिए उभारे दिख रहे हैं ना, ये अंडे चिपके हुए हैं, एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक। कौन चिपकाता है ये, मेल चिपका देता है, किसके शरीर पर, फीमेल के पीठ पर। अगला देखिए बैकपैक फ्रॉग, देखिए यहां पर इस फ्रॉग में पिछले हिस्से पर कोई पाउच जैसी संरचना नहीं है, बस अंडे को, फर्टिलाइज अंडे को लेकर के ऊपर ही ऊपर चिपका दिया गया है। यहां पर केविटी था, यहां पर केविटी था, केविटी गड्ढा जैसे था पीठ पर, यहां पर ऐसा गड्ढा जैसा नहीं है, ऊपर ही ऊपर चिपका दिया गया है, ठीक। और फीमेल अपने अंडों को जब बाहर निकालती है, मेल फर्टिलाइज करता है, तो फिर फीमेल क्या करती है, उस फर्टिलाइज अंडों को मेल के पीठ पर लेके चिपका देती है, तो मेल के ऊपर रहता है ये, ठीक। तो ये एग इन बैक पाउचेस, इसको याद रखना आप, कौन सा एग्जाम्पल कौन से प्रकार के पेरेंटल केयर में है, और एक्सप्लेनेशन को याद रखना और उसी को आपको लिखना है, ठीक। अगला हमारे पास है ऑर्गन एस ब्रूडिंग पाउच। कुछ ऑर्गन होते हैं जो ब्रूड पाउच की तरह काम करते हैं, किसमें किसमें देखिए तो डार्विन्स फ्रॉग, राइनोडर्मा के नाम से जानते हैं इसको आप, रेड लेग्ड रनिंग फ्रॉग, हाइलम बेटस के नाम से जानते हैं, स्क्रीचिंग फ्रॉग, आर्थ्रोलेप्टिस के नाम से जानते हैं, 2-3 जगह आ चुका है, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग प्रकार के पेरेंटल केयर शो कर रहे हैं। गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग, रियोबेट्रेकस। अब होता क्या देखिए तो, ये लोग अपने लार्वा को क्या करते हैं, ये लोग अपने मुंह के अंदर, शरीर के अंदर एक पाउच रहता है, उस जगह पे छुपा के रख दिए रहते हैं। अब डायग्राम में यहां पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये मुंह तो इधर था भाई, ये मुंह था, देखिए इसका, ये मुंह था ऐसे, इधर मुंह था, इधर से आहार नाले से गया आगे की तरफ, लेकिन यहां पर एक पाउच दिख रहा है, देखिए। तो इस पाउच में अपने लार्वा को छुपा के रख देते हैं, जब भी खतरा महसूस होता है ना, तो इसमें ये जो फीमेल है अपने अंडों को, सॉरी, अपने लार्वा को, अपने बच्चों को अपने मुंह में एक बना हुआ पाउच रहता है, जिसको ब्रूडिंग पाउच कहते हो, ब्रूड पाउच कहते हो, वहां पर छुपा के रख देते हैं। ब्रूड पाउच है, यहां पर लार्वा है, ठीक।
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन पर यहां पे ये जो 4 नाम बोला गया आपको, इन सभी फ्रॉग में शरीर के अंदर एक पाउच जैसी संरचना बना होगा। उस संरचना पर अपने लार्वा को, ये कितने सारे लार्वा को, अलग अलग एनिमल अलग अलग संख्या में लार्वा को छुपाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर केस में मेल को करते देखा गया है। ऐसे किसको? मेल को। फीमेल तो बहुत कम ये करते हैं, मेल को मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेल के द्वारा। ठीक है, हाँ कुछ में फीमेल में भी होता है, लेकिन अधिकतर केस में देखने को मिला है ये मेल में इस प्रकार का प्रोसेस देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला विविपेरिटी, अफ्रीकन ट्री टोड, नेक्टोफ्राइन, टोडलेट्स, स्यूडोफ्राइन, फायर सैलामेंडर, सैलामेंड्रा। ये देखिए ये तीनों हैं। ये लोग क्या करते हैं? विविपेरिटी, ये लोग सीधा बच्चे को ही जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, सीधा बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करते हैं तो अंडे का और लार्वा का काम ही खत्म। ये देखिए, एक नॉर्मल फ्रॉग की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये मेल और ये फीमेल, तो फीमेल अंडे देगी, मेल से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज करेगा, ये फर्टिलाइज एग बन जाएगा, ये लार्वा बनेगा, टेडपोल लार्वा, लार्वा से फिर मेटामॉर्फोसिस होगा, वयस्क बनेगा, एक यंग वन बनेगा, छोटा सा बच्चा बनेगा, इसके बाद फिर और डेवलपमेंट होते जाएगा और ये एडल्ट बनेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है। तो यहां पर फीमेल अंडे दे रही है ना, फीमेल अंडे दे रही है, इसका मतलब फीमेल ओविपेरस है। अंडे देने वाली फीमेल फीमेल ओविपेरस कहलाती है। एक दूसरा जोड़ा देख लीजिए, ये मेल है किसी प्रजाति के, ये फीमेल है। अब मेल क्या करता है? अपने स्पर्म को डायरेक्ट फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है, और फीमेल के बॉडी में ऑलरेडी अंडे थे। अब ये जो स्पर्म मेल तरफ से ट्रांसफर होके आया था फीमेल की बॉडी में, अंदर फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज एक अंदर डेवलप होगा, उसकी यूट्रस में डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद वहां से अब यंग वंस डायरेक्ट पैदा होगा। ये तो क्या यहां पर अंडे बाहर निकाला जा रहा है? एग बाहर निकाला नहीं जा रहा है। क्या लार्वा बाहर निकाला जा रहा है? बिल्कुल, लार्वा भी बाहर निकाला नहीं जा रहा है। मतलब अंडे और लार्वा को पेरेंटल केयर करने की कोई टेंशन ही नहीं है। अब सीधा एक छोटा सा बच्चे को निकाला गया। अब बच्चा धीरे धीरे डेवलप होते गया, डेवलप होते गया, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, क्योंकि जो निकला वो माता पिता जैसे दिख रहा हो। तो इसको बोलते हैं, इस प्रकार की पेरेंटल केयर को बोलते हैं विविपेरिटी। चूंकि यहां पर फीमेल कैसी विविपेरस है, विविपेरस, विविपेरस मतलब जो डायरेक्ट बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक, और ये सबसे बेस्ट प्रकार का पेरेंटल केयर है। क्यों? ये फीमेल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा ना। फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गिव यंग वंस, यानी कि डायरेक्ट प्रोड्यूस लिटिल फ्रॉग, but not egg, not larva. So अब बताइए,
न तो अंडे देते हैं, ना ही लार्वा बनते हैं, तो ये टेंशन तो सब खत्म हो गया। सो रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट ऑफ एग एंड लार्वा। तो इस प्रकार से अंडे और लार्वा के मरने की दर कम हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हो तो डायरेक्ट जबरदस्त स्ट्रांग है, ठीक। और इस प्रकार के जो पेरेंटल केयर है, चूंकि बच्चों के मरने की दर कम है, तो इसको सबसे बेस्ट प्रकार का पेरेंटल केयर माना जाता है। सो विविपेरिटी इज द बेस्ट पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया एवर। अब तक के लिए, हमेशा के लिए पेरेंटल केयर बेस्ट कौन सा है बोलने पर विविपेरिटी है। याद रखिएगा, कौन एम्फीबिया है जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, ये नेक्टोफ्राइन, स्यूडोफ्राइन और सैलामेंड्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, क्या क्या पढ़ लिया हमने। डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स में, कोयलिंग अराउंड एग, ट्रांसफरिंग टेडपोल टू वाटर, एग ग्लडेड ग्लड टू बॉडी, एग इन बैक पाउचेस, ऑर्गन एज ब्रूडिंग पाउच और विविपेरिटी, हमने पूरा पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद आपके मन में जो कंक्लूजन आएगा पूरे टॉपिक के लिए आखिर में क्या होगा, वो अपने हिसाब से लिखिएगा आप लोग। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया हूँ कंक्लूजन को, आप अपने हिसाब से और भी कोई बेस्ट कंक्लूजन आपको मिलता है तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में जो विचार आ रहे होंगे उसको लिखिएगा। क्या देखिए तो कि द कंक्लूजन इज दैट एम्फीबिया पेरेंटल केयर इज डाइवर्स एंड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, कि एम्फीबिया ढेर सारे प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के एम्फीबिया में अलग अलग प्रकार के पेरेंटल केयर देखने को मिल रहा है। और ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। इंस्टिंक्ट मतलब इस प्रकार का बिहेवियर उनके माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। कि इतने प्रकार के पेरेंटल केयर में कैसे पता, एलाइटस को कैसे पता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा उसका मेल, तो अंडों को उसके पीछे चिपकाया जाएगा ऐसे, कोई नहीं बताया था उसको, समझ में आया। तो कैसे पता चला इसको, ये उसको अपने माता पिता से जीन के द्वारा इसके बॉडी में ट्रांसफर हुआ था। तो पेरेंटल केयर की जो बिहेवियर है वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो उसको इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं। इंस्टिंक्ट बिहेवियर मतलब जो माता पिता से बच्चों में आता है, जिसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं, और जिसको सीखने की जरूरत पड़ती है उसको लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दैट सिग्निफिकेंटली बूस्ट ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल, पेरेंटल केयर है तभी तो उनके बच्चे के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं ना। इवन दो इट कैन कम एट ए कॉस्ट टू द पेरेंट, इस सभी काम के लिए पेरेंट्स को कीमत चुकानी होती है। क्या कीमत चुकानी होती है कि जब तक पेरेंटल केयर करते रहेंगे कोई माता पिता, तब तक दूसरे बच्चे पैदा नहीं कर सकते वो। और दूसरा, वो कब तक जीवित रहेंगे पता नहीं है, क्योंकि खतरा हमेशा है, कभी भी इनकी जान जा सकती है। अपने बच्चों को बचाते बचाते कभी भी इनकी जान जा सकती है। पेरेंटल केयर प्रोवाइडेड बाय मेल्स, फीमेल्स या बोथ सेक्सेस, मेल के द्वारा भी फीमेल के द्वारा भी या दोनों के द्वारा पेरेंटल केयर शो किया जाता है। अलग अलग प्रजाति में अलग अलग चलता है। अल्टीमेटली दिस बिहेवियर इज ए क्रिटिकल इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी एम्फीबियन स्पीसीज। आज जो दुनिया में इतने प्रकार के ढेरों प्रकार की स्पीसीज आप देख पा रहे हो, ये सब पेरेंटल केयर की वजह से जीवित हैं। अन्यथा आप सोचिए, ये जो ढेर सारे ये पेरेंटल केयर दिखाया जा रहा है, जैसे ये सुरीनेम टोड जो है, ये अपने अंडों को निकाल करके ये फीमेल कहीं पत्थर में छोड़ के चली जाती, तो क्या होता, वो कभी कितना खराब हो जाते, कितना को दुश्मन खा जाते, किसी के पैर के नीचे कुचला जाता, कितना बचते पता नहीं। लेकिन ये साथ में लेके घूम रही है तो बहुत सारे को बचा ले रही है। तो ऐसे ऐसे पेरेंटल केयर की वजह से आज दुनिया में ढेर सारे प्रकार के डाइवर्सिटी देखने को मिल रहे हैं। सभी प्रकार की प्रजाति की उपस्थिति है, सभी वर्तमान में मौजूद हैं। अगर पेरेंटल केयर ना होता तो सब स्पीसीज कहीं ना कहीं मारे जाते, खत्म हो जाते। आप खुद सोचिए, पेरेंटल केयर नहीं होता तो सभी अंडे लावारिस की तरफ पड़े होते। कहीं पर यदि कहीं पोल्यूशन फैल गया तो सारे अंडे साफ, समझ रहे हो ना।
तो इस प्रकार से पेरेंटल केयर है, तभी ये ऑर्गेनिज्म, ये प्रजातियां अपनी स्पीसीज को इस दुनिया में मौजूद रख पा रही हैं। अगर ऐसा ना होता तो हो सकता है कि सारे एक बार में ही साफ हो जाते। तो ये हमारे तरफ से क्या था, छोटा सा कंक्लूजन। आप अपने हिसाब से कंक्लूजन लिखिएगा। और यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और यदि आपको इस प्रकार की टॉपिक चाहिए तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।